लीग 2 राउंड 18 शुरू होने वाला है नामीबिया, स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में। जी हाँ, नामीबिया लगातार ये दूसरी होम सीरीज अपने घर पर खेलने वाली है यूएसए और पीएनजी के खिलाफ। और स्क्वाड जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है, ये स्क्वाड इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि तीनों ही टीमों में कुछ न्यू इन्वायरमेंट या फिर न्यू चेंजेस आप देख सकते हैं। जी आप सोचेंगे तीनों में भाई ऐसा क्या चेंज है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। स्क्वाड एनालिसिस इसलिए हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और इसलिए जरूरी भी था ये स्क्वाड एनालिसिस लाना तीनों टीमों का। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि तीनों टीमों की स्क्वाड ऑलरेडी आ चुकी है और जो हमें भी आपको कम्युनिटी के थ्रू प्रोवाइड करा दी गई थी और मैच से एक दिन पहले वापस से हम शेड्यूल स्क्वाड सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आज की मैच की बात, आज माफ कीजिएगा, पहले स्क्वाड एनालिसिस की बात करें। सबसे पहले यार नामीबियन टीम से शुरू करते हैं, होस्टिंग टीम है यहाँ पर। सबसे पहले तो जल्द से आप प्लेयर्स के नाम बताएं कि प्लेयर्स कौन कौन से होने वाले हैं, फिर जरा डिस्कशन करते हैं कि कौन से 2-3 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में जो कहीं ना कहीं कमजोरी भी बन रहे हैं टीम के लिए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो स्ट्रेंथ भी हैं। बिल्कुल, देखिए पहले तो स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले कप्तान गेरार्ड इरास्मस, डिवान लॉकॉक, माइकल वैन लिंजन, लोहान लॉरेंस, यान लॉफ्टी डॉन, उसके बाद यान फ्राइलिंग, जेजे स्मिथ, जैन ग्रीन, रुबेल ट्रम्पलमैन, बर्नर्ड स्कॉल्स, लुंगामिनी, जी हाँ, और उसके बाद कार्ल बिर्किनस्टो, और उसके बाद यहाँ बेन शिकंगो और लास्ट पिकिया फ्रांस। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड रहने वाली है नामीबिया की। अब यहाँ पर दिक्कत इस स्क्वाड में ये है कि जैसे हम बैटिंग में देख रहे हैं, नामीबिया जो है बैटिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ जरूर नजर आता है। कल काफी अच्छी रही है यूएसए के खिलाफ, लेकिन ये ओकेशनली रहता है। लेकिन नामीबिया की जो बैटिंग है वो ही बहुत ज्यादा डाउनलोड रहती है, बहुत ज्यादा डगमगाती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम जब भी नामीबिया की बैटिंग को देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं विकेट उनका गिर जाता है और पूरा जो दमदार है वो गेरार्ड इरास्मस प्ले, कभी कभी यान फ्राइलिंग पे, फिर रुबेल ट्रम्पलमैन ने के खिलाफ बताया, जेजे स्मिथ कभी कभी इन प्लेयर्स पे आ जाता है कहीं ना कहीं, नीचे और प्लेयर्स पे, बॉलर्स पे आ जाता है। तो टॉप ऑर्डर की मैं डेवन लॉकॉक की बात करूं, आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ इन्हें मौका दिया गया था, उसके बाद इनका डेब्यू हुआ नामीबिया की टीम में। लेकिन डेवन लॉकॉक को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रहे हैं। और जैन ग्रीन की मैं पूछना चाहूंगा, विकेट कीपर के तौर पर वो टीम के साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे वक्त से, अच्छे प्लेयर जरूर है लेकिन विकेट कीपर अच्छे हैं, लेकिन बल्ले से जो एक उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए वो टीम को मिल नहीं रहा है। आखिर कब तक स्क्वाड में ये बने रहेंगे, खास करके जैन ग्रीन की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि परफॉर्म नहीं होगा तो ये दिक्कतें शुरू होंगी। टॉप ऑर्डर में आपकी दिक्कतें हैं, आपकी लोअर ऑर्डर में भी दिक्कत है। जैन ग्रीन को अच्छा स्टार्ट, एक चीज जरूर आप नोट करिएगा कि जैन ग्रीन को स्टार्ट जरूर हमेशा मिलता है, तो ये स्टार्ट गंवाना, पुरानी बॉल से गंवाना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। यानी कि आप खुद सेट नहीं हो पा रहे हैं, अभी खुद को आप मौका इतना मिल रहा है आपको पर आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, या फिर आप उस डाउन के लिए शायद आप विकेट कीपर अच्छे हैं या शायद आप बैट्समैन अच्छे नहीं, हो सकता है। आप तैयारी को आपको और करनी होगी और बहुत अच्छा होने के लिए, इस टीम में आने के लिए, जगह बनाने के लिए आपको और मेहनत करने की जरूरत है। शायद बहुत पहले आप कॉल अप हो गया होगा, या कहना होगा कि इस वक्त आप लकी हैं कि आपके पास कोई दूसरा यहाँ ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, ये चीज आप इस चीज को जरूर मान के चलिए, क्योंकि जैन ग्रीन को इसलिए मौके मिल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन देखा ही नहीं जाता कि कोई विकेट कीपर ऑप्शनल यहाँ मौजूद हो। लोहान लॉरेंस एक जरूर है जो विकेट कीपिंग करते हैं, जी हाँ, मैंने उनको देखा है करते हुए विकेट कीपिंग, पर उनको भी आप दे सकते हैं, पर फिर भी जैन ग्रीन को दे रहे हैं और उसका फायदा नहीं मिल रहा है। रन्स नहीं आ रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन वेस्ट हो जा रहे हैं और इसके चलते लोअर ऑर्डर ऐसा लगता है कि बैट्समैन का काम लोअर ऑर्डर को करना पड़ता है, जबकि आपके पास लोअर ऑर्डर में एक विकेट कीपर बैट्समैन भी मौजूद है। बिल्कुल, 50 ओवर क्रिकेट में अगर विकेट कीपर बैट्समैन 15-20 का ही सिर्फ योगदान दे रहे हैं हर मैच में, तो ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। जबकि आपके पास 20-22 ओवर पड़े रहते हैं जब जैन ग्रीन आते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता। डेवन लॉकॉक के बारे में बात करें, उन्होंने एक 50 अभी कल जरूर लगाई है, फाइनल के बल्ले से रन निकला, लेकिन इस राउंड में वो पूरी तरह से फ्लॉप हुए। तो सिर्फ कल की एक इनिंग को अगर छोड़ दें, उससे पहले भी कुछ हल्की फुल्की इनिंग आई, 20-25, 30-15 ऐसे कभी कभी बीच में बड़ी इनिंग आ रही है। वो कंसिस्टेंसी जल्द से जल्द लाने की जरूरत है। डेफिनेटली यंग है, इसी साल उनका डेब्यू हुआ है, वक्त मिलेगा, तभी तो एवरेज बढ़ाना है। जी हाँ, बिल्कुल, यंग है तभी आपको एवरेज बढ़ाना है, आपको इसी टाइम से शुरू होना है। आपको अपनी जो प्ले साबित करने का वक्त एंड यही होता है जब आपको नया लिया जाता है। जब आप 30 के हो जाएंगे,
34 के हो जाएंगे तब तो बाहर होने का टाइम आ जाएगा। और इतने तक तो पहले पहुंच जाए, आजकल के प्लेयर तो इतना पहुंचे भी वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपका यंग टाइम है, अभी आपको करके दिखाना है, कुछ साबित तो करिए कि टीम ने आपको लिया है, थोड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे रन बनाइए। आप ओपनर हैं एक टीम के, अगर इतना ओपनिंग की अगर ऐसे खत्म हो जाएगी, पीएनजी आके उखाड़ दे रहा है, यूएई आके ले जा रहा है, यूएसए आके घुस जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? ये कोई ओपनिंग पार्टनरशिप हुई? लगता ही नहीं है ओपनर्स हैं कहीं के। बिल्कुल, कौन सी टीम से क्या है क्या नहीं है उसको छोड़िए, आप अपनी बात यहाँ पर करिए कि आप यहाँ परफॉर्मेंस किस तरह से दे पा रहे हैं। डेफिनेटली वो कंसिस्टेंसी लानी होगी। ओकेशनली डिवान लॉकॉक अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ये वक्त अगर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। डिवान लॉकॉक को सोचना है। ओवरऑल बाकी बॉल डिपार्टमेंट में बेस लगभग सारे कवर है। जे स्मिथ है, यान फैलिंग है, ट्रम्पल मैन है, बर्न स्कॉट से बहुत उम्मीद रहेगी। लुंगा मिनी है, पिकिया फ्रांस उन प्लेयरों में से ये है जो लोगों को लगता ही नहीं है कि अरे इन लोगों ने विकेट लिया भी होगा, उनके 3 विकेट हो जाते हैं और वो बड़े बड़े आके पार्टनरशिप बीच में आकर तोड़ जाते हैं। तो इसलिए और उसके बाद बेन चिकागो भी आके बॉलिंग कराते हैं, गिरान रासमस भी आके अच्छा खासी बॉलिंग कराते हैं। अमूमन विकेट्स वो कम ले पाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत इफेक्टिव बॉलिंग उनकी भी रह जाती है, किफायती वो रहते हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा कवर है। बैटिंग डिपार्टमेंट को 1-2 प्लेयरों को पुशअप करने की यहाँ जरूरत है। सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, अब वक्त आ गया कि आप परफॉर्म भी करके दे। एक विकेट कीपर बैट्समैन लगातार 15-20 मार रहा है, टीम में फ्री बना हुआ है, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बैट्समैन को खुद सोचना चाहिए। ये तो कप्तान है कि वो आपको लगातार मौके दे रहे हैं। और डिवान लॉकॉक अब अभी यंग है और अभी आपके पास मौका है कि अभी आपको अप्रूव करना है, कंसिस्टेंसी अपने परफॉर्मेंस में लानी है। अब चलते हैं, बाकी स्क्वाड जो है काफी बेहतर लग रहा है। उम्मीद करेंगे कि एक टफ कंपटीशन ये देंगे स्कॉटलैंड और नेपाल को। अगली टीम की तरफ चलते हैं यार। यह बात अब होगी स्कॉटलैंड के बारे में। स्कॉटलैंड में चर्चा थोड़ा सा एक टेंशन जरूर आई है। जी हाँ, आप सोचेंगे कि स्क्वाड लगभग सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत एक ही चीज चेंज हुई है, लेकिन बहुत बड़ी चीज चेंज हो गई है। एंड सबसे पहले आप स्कॉटलैंड की स्क्वाड जो है जल्दी से बताएं। बिल्कुल, स्क्वाड की बात करें तो रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस, कैलम मैकलियोड, माफ कीजिएगा, जी हाँ मैकब्राइड, सॉरी मैकब्राइड। और उसके बाद बात करें काइल कॉइट्जर, जी हाँ जॉर्ज मनसे, मैकमिलन, ब्रैंडन मैकमिलन, माइकल लीस, मार्क वार्ड, शाफियान शरीफ, क्रिस सोल, हमजा ताहिर, एंड्रियन लिन, टॉम मैकिंटोश एंड लास्ट क्रिस ग्रेव्स। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की स्क्वाड है। कुछ चेंजेस जरूर है, कुछ नाम इंटरेस्टिंग यहाँ पर जरूर है। बॉल डिपार्टमेंट की तरफ भी आंसर से जरूर पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले एंड यहाँ बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगर बात करें, रिची बैरिंगटन है, मैथ्यू क्रॉस अभी भी बने हुए हैं, काइल कॉइट्जर वहाँ पर बने हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस है, जॉर्ज मनसे हैं यहाँ पर है, और लोअर माफ कीजिएगा ऑलराउंडर्स का जो इनका जो पुलअप है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे क्रिस ग्रीव्स भी बल्ले से रन्स भी करते हैं और विकेट भी निकालते हैं। माइकल लीस इनके पास हैं, मार्क वार्ड भी कहीं ना कहीं रन्स निकालने में बहुत सक्षम है। और स्कॉटलैंड की तो 90-10वें नंबर तक बैटिंग करते हैं सारे प्लेयर। ऐसे नहीं कि काम चलाओ बैटिंग करते हैं, बाकायदा पार्टनरशिप भी करके देते हैं। एंड क्रिस सोल, मुझे याद है शायद अभी 50 मारी थी क्रिस सोल ने यूएस के खिलाफ और वापस मैच जिताया था। तो कहीं ना कहीं लगभग सारी बैट्समैन बैटिंग करते हैं, एक आध को छोड़कर। अब यहाँ मुद्दा आया उठता है जो हम कह रहे थे कि स्क्वाड एनालिसिस करना जरूरी है स्कॉटलैंड का भी। कैलम मैकलियोड की कितनी कमी खलेगी और उनकी जगह पर जिन्हें लिया गया है उन पे दारोमदार क्या है, क्या रोल होगा उनका, क्योंकि कैलम मैकलियोड का रोल तो बहुत बड़ा था। नहीं देखिए, अभी उसे भरना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी फिक्स तो बिल्कुल नहीं। जी देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, मैकमिलन एक हो जाते हैं, मैकब्राइड एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर खासकर 2 ऑप्शन मेजॉरिटी में, 2 ऑप्शन जो मेजॉरिटी में है वो ये है। तो यहाँ पर इन दोनों में से अगर किसी को ट्राई करा जाए, जो कि मैकब्राइड को ज्यादा उम्मीद है कि उन्हें अभी फिलहाल के लिए उन्हें मौके मिलेंगे, तो यहाँ पर इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि आपको कम से कम बड़ी इनिंग ना सही तो अपने आसपास जो प्लेयर है उनका साथ देना है, उनके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है, उनकी मदद करनी है टीम को खड़ा करने में, टीम को बिल्डअप करने में। और आप लाजमी है आप दोनों ही, चाहे किसी को भी मौका मिले, मैकमिलन को या मैकब्राइड को, आप दोनों ही बहुत सीखेंगे। कब? जब आप वहां टिकेंगे, पिच पर खेलेंगे, पिच पर वक्त बिताएंगे, तब आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि 10-5 रन बनाए और आप पिच से निकल गए। प्रेशर मैकलियोड के जाने के बाद बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा है मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्लियर है एंड आपकी बात से एक चीज समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैकब्राइड या मैकमिलन जिन्हें भी खिलाया जाता है उन पे ये दारोमदार रहेगा कि आप बॉलें ज्यादा वहां पर खेलें, वक्त ज्यादा बिताएं, ताकि आप बैरिंगटन, मनसे, काइल कॉइट्जर और मैथ्यू क्रॉस जैसे प्लेयर को मौका दे सके कि आप पिच पर रन्स बनाइए और मैं आपके साथ साथ थोड़ा चिपिंग करूंगा। अब ये भी नहीं कि 80 बॉल में 20 रन मार के खेलूंगा, लेकिन एक अच्छा खासा हेल्दी
स्ट्राइक को मेंटेन कर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपका ये रोल ज्यादा जरूरी है कैलम मैकलियोड के एब्सेंस में अभी फिलहाल के लिए। फिर जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाएंगे, आप अपना स्ट्राइक रेट को बढ़ाते रहें और फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू करें। ये रोल मैट ब्राइड या मैकलियोड में से जो भी लिया जाएगा प्लेइंग 11 में कैलम मैकलियोड की जगह उनका बनता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एन सीधे पूछना चाहूंगा, स्पिन और पेसर्स का बेस क्या अच्छे से कवर है? नहीं, जरूर। देखिए, माइकल लीस, मार्क वाट, साफियान शरीफ, एंड्रेन नील यहाँ पर आए हैं, टीम ने उनको लिया है, अच्छी बात है। उम्मीद करेंगे कि प्लेइंग 11 में भी जगह वो जरूर बनाए। पर डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड का सॉलिड रहता ही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट, और उसमें सबसे अच्छी बात यही रहती है। एंड क्रिस सोल को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो भी क्या जबरदस्त थे, जबरदस्त पिछले उसमें राउंड में बिल्कुल। तो इन पर भी तो कहा ही है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, लेकिन एक पॉजिटिविटी यहाँ जरूर है कि लोअर ऑर्डर में कुछ ऐसे भी हैं जिनको बैटिंग भी आ रही है और वो साथ साथ में 7-8-9 ओवर का स्पेल भी डाल सकते हैं विद इकोनॉमिकल और विकेट के साथ वो ये कर सकते हैं जो वो कुछ टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की भी काफी स्ट्रांग है, बस उनकी जो वेसन ने कहा कि कैलम मैकलियोड की जगह भरने में वक्त लगेगा, लेकिन उस जगह में उनको रोल क्या निभाना। ऐसा नहीं कि कैलम मैकलियोड शतक मारते तो आप भी शतक मारना शुरू करते हैं, ऐसा इतना प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर। जैसे रोल हमने समझा वही रोल सबसे बेटर रहेगा मैकब्राइड या मैकलियोड जिसे भी प्लेइंग 11 में लिया जाता है। तो स्कॉटलैंड की भी अच्छी स्क्वाड लग रही है और बहुत उम्मीद है कि ये भी जबरदस्त टक्कर देंगे नेपाल और नामीबिया जो कि होस्ट है इनको, और अच्छे खासे पॉइंट से भी कलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं तीसरी टीम की तरफ। जी आप यहाँ बात करें अगर नेपाल क्रिकेट टीम की, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। देखिए, इसके स्क्वाड एनालिसिस को थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई माता बच्ची तो है यहां पर, इसको थोड़ा सा अलग से इसको समझने के दो अलग अलग पहलू हैं। अब आपको दोनों पहलू को अच्छे से सुनना और समझना है। सबसे पहले पहलू की यहां पर मैं बात करूं कि वो है स्क्वाड का चेंज होना। बिल्कुल सर। अब एक चीज यहाँ है, फिर उसके बाद आएंगे कि अभी जो स्क्वाड है उसका क्या सिचुएशन है, उस पर कितना भरोसा जताया जा सकता है, वो सेकंड पहलू है। लेकिन पहला पहलू जो है वो है कि स्क्वाड का चेंज होना। अब यहाँ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो नेपाल की स्क्वाड केन्या के लिए गई थी, उससे पहले मैं पूछ लूं, चलो उससे और आगे लेके जाते हैं, जो स्कॉटलैंड के लिए नेपाल की स्क्वाड गई थी, उस स्क्वाड और इस स्क्वाड में जो अभी प्रेजेंट स्क्वाड अनाउंस की गई है इस नामीबिया टूर के लिए, उनमें कितने प्लेयर्स का चेंज है? बिल्कुल। अब आप देखिए, जो केन्या गई थी, जो स्कॉटलैंड गई थी, माफ कीजिएगा, जो स्कॉटलैंड गई थी, जी हाँ, जो स्कॉटलैंड गई वहां पर अभी आप देखेंगे तो वहां विनोद भंडारी थे, किशोर महातो वहां पर थे, आदिल अंसारी 3, देव खनल थे वहां पर 4, और पवन शराफ थे वहां पर 5, और बशीर अहमद थे वहां पर 6। यानी 6 प्लेयर्स थे जो स्कॉटलैंड में गए थे उस टूर के साथ, ऐसे जो अब यहाँ पर नहीं है। उसके अलावा जो थे वो यहाँ पे भी है, 6 प्लेयर्स नहीं है। अब नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर आप रीजंस देखिए। विनोद भंडारी, चलिए रीजंस हैं, वो ओकेशनली चला करते हैं, चलिए आपने उनको हटा दिया। किशोर महातो, कोई वैलिड रीजन नहीं दे सकता है किशोर महातो क्यों उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए, कोई रीजन नहीं होता, स्क्वाड से बाहर हो जाते हैं। आदिल आलम समझ में आता है, हमने भी कहा था कि आदिल आलम को वनडे में आप जबरदस्ती भर रहे हैं, वो T20 के प्लेयर ज्यादा नजर आते हैं, अभी के लिए वो अपना गेम बदले तो बात अलग है। उसके बाद देव खनल, उन्हें भी नहीं लिया गया स्क्वाड में। वो पवन शराफ जस्टिफाइड है, बशीर अहमद बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अब खुद स्क्वाड में मतलब एक वो हो गया है कि नहीं, हमारी हैबिट है, हमें स्क्वाड चेंज करनी ही है। ऐसे कहते नहीं है कि खाना खाने के बाद पानी पीना जरूरी है ताकि खाना हजम हो जाए, वैसे ही कहीं ना कहीं नेपाल का है। हम स्क्वाड अगर टूर में ना चेंज करें आने वाले वक्त में तो भैया हमारे हजम नहीं होगा, हमारे गले से नहीं उतरेगा। क्यों स्क्वाड आपको इतनी चेंज करनी है? एंड अब आप एक और एग्जांपल दें, केन्या टूर में गए, चलिए आप केन्या टूर में यंग प्लेयर्स को लेकर गए, लेकिन जो उन्हें अच्छा परफॉर्म किया वो भी टीम से गायब है। केन्या टूर में क्या चेंज है इस स्क्वाड के मुकाबले, खास करके ओवरऑल? बिल्कुल, वहां तो और हैरानी होती है, वहां तो जो क्वांटिटी है प्लेयरों की वो और बढ़ जाती है। आप देखिए वहां पर देव खनल नहीं थे साहब, माफ कीजिएगा, वहां जो थे केन्या यहाँ नहीं, अब यहाँ नहीं है। देव खनल, साहब आलम, बशीर अहमद, किशोर महातो, आदिल अंसारी, भीम शार्की, विवेक यादव, प्रतीश जीसी, जी हाँ वो भी वहां पर थे, जितेंद्र मुखिया और पवन शराफ, यानी कि 9 प्लेयर टोटल हो जाते हैं जो वहां थे और यहाँ से गायब हो गए। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ऐसे कई सारे प्लेयर हैं जो हमको बताया जो कि जस्टिफाइड ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है ढंग का कि आखिर वो अब स्क्वाड में क्यों बने हुए नहीं है। तो अब क्या है, हर बार कोई प्लेयर पीछे से उठा के लाया जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये बहुत अच्छा प्लेयर था, इसने 1.5 साल पहले ऐसा किया था, उसने 2 साल पहले ऐसा किया था, तो अगर ऐसा किया था तो आपने उसे उन्हें लिया क्यों नहीं था, तो अब अचानक से क्यों ले रहे हैं? तो जब नहीं लिया था उस फेस में आप किसी और को लेकर चल रहे थे, अब जब उनको मैचेस मिले तो आपने उनको हटा दिया, वो 2 साल पहले अच्छे करने वाले प्लेयर को आप वापस से उठा के ले आए। तो इससे आप क्या बिल्डअप करना
करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ से परे है। पहले इस पहलू को समझ लेते हैं। इतनी स्क्वाड चेंजेस, कोई भी नया कोच आता है स्क्वाड चेंज, कप्तान आता है स्क्वाड चेंज, हर दौरा चेंज होता है स्क्वाड चेंज वगैरह वगैरह। तो ये तो कोच और कप्तान को समझना होगा कि आखिर चेंज इतनी हो क्यों रही है। ज़रूर है कि हाँ आपने चेंज किया, आपने 1 मरतबा चेंज किया, 2 टाइम चेंज किया, 3 मरतबा चेंज किया, बस अब इसको आदत बना लेना ये टीम में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और ये बन चुकी है नेपाल की, ये तो बनी चुकी है जी हाँ। हर टूर में, हर गेम में, प्रैक्टिस गेम्स में, वहां तक में भी अलग अलग स्क्वाड जाती है। ये समझ से परे, जब आपने एक को निकाला, एक को रखा, तो उसको निकाला ही क्यों था और इनको रखा ही क्यों? बिल्कुल। अब हाँ, अगर ऐसा होता कि हर एक प्लेयर को 50-50, 20-20 मौके मिल रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन कुछ प्लेयर तो ऐसे बेंच पे बैठे उनको समझ लिया गया कि वो परफॉर्म करके दें। जी हाँ, अजीब लगता है मुझे कि आप नेट पे प्रैक्टिस करके क्या आप पता लगा लेंगे कि अरे नेट पे इसने बॉल नहीं मारा था, नेट पे इसने 4 विकेट नहीं लिए थे, तो मैं इसे मैच में नहीं लूंगा। ये क्राइटेरिया तो नहीं है कहीं टीम सिलेक्शन में कि नेट में जो अच्छा करेगा, जो बेकार करेगा उसे मैं बाहर निकाल दूंगा, उसे मैं अच्छा कर दूंगा। ये बड़ा अजीब होगा अगर ये सोच के कि स्क्वाड को देखकर, स्क्वाड हर टूर में चेन चॉपिंग को देखकर तो यही लगता है कि बैठकर तो सिलेक्शन नहीं होता होगा, नेट प्रैक्टिस में सिलेक्शन होता होगा कि भैया 2-3 बॉल जिसने नहीं मारा, 1-2 बॉलें खाली नहीं निकाली, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा चेंजिंग अभी, ये पहला पहलू है कि इतनी ज़्यादा चेंज अभी। अब देखिए, मान लीजिए अभी जो स्क्वाड है, अभी की स्क्वाड की मैं बात करूं, आपके जो नाम के खिलाफ जो चुनी गई है, रोहित पुड़ैल, आसिफ, अर्जुन सौद, ज्ञानेंद्र मल्ला, दीपेंद्र सिंह हैरी, आरिफ शेख, कुशल भुरतेल, हरिशंकर शाह, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राजवंशी, सागर ढकल, नंदन यादव। अब कोच और कैप्टन को लगा कि ये टीम परफेक्ट होगी, ये स्क्वाड बेहतरीन होगी और मुझे इसी स्क्वाड के साथ चलना है। कोई गारंटी देके दिखाए कि यही स्क्वाड जनवरी में भी स्कॉटलैंड नामी के खिलाफ खेल खेलेगी? क्या गारंटी है इस चीज की? कौन गारंटी देगा कि इसमें से प्लेयर चेंज नहीं होंगे? और अगर आप कहेंगे भाई खराब खेलेंगे तो चेंज होंगे ही ना, सिर्फ 4 मैच में आप डिसाइड कर लेंगे कि प्लेयर वो डिजर्व करता है टीम में या फिर नहीं, ना वो आना डिजर्व करता है ना वो जाना डिजर्व करता है। ऐसे तो बाकी प्लेयरों के साथ भी हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए, कौन इस चीज की गारंटी देगा कि क्या अब कोच सर और कप्तान यही सोच रहे कि नहीं यही स्क्वाड हमारी अब पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में रहेगी? गारंटी से हम कह रहे हैं आपको नहीं रहेगी। गारंटी क्या आप खुद जानते हैं, ये तो आप खुद भी बहुत रगड़ से वाकिफ है कि हाँ स्क्वाड फिर चेंज होगी और बेवजह की भी चेंज होगी। कुछ प्लेयर बेवजह के भी होंगे, हमें पता है। एक आध प्लेयर्स हर टीम में पॉलिटिक्स की वजह से होते हैं, वो हर क्रिकेट बोर्ड में होता है, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी है, पीसीबी में भी है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह होते हैं। कोई किसी के गुड बुक्स में होते हैं, कोई किसी का सगा होता है, तो वो उसके जरिए एक आध प्लेयर होते हैं। वो नेपाल टीम में भी है एक आध प्लेयर जो कि पॉलिटिक्स के दम पर टिके हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो स्क्वाड के प्लेयर्स हैं उनको कम से कम जस्टिफिकेशन तो दीजिए कि हमने किस बेसिस पर आपको बाहर किया है। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए 50 ओवर क्रिकेट में स्ट्रॉन्ग टीम बिना एक ही टीम को ले जाकर नहीं बनने वाली। बिल्कुल। आप अगर 50 बार टीम को चेंज करेंगे, स्क्वाड को चेंज करेंगे, तो आप 50 ओवर की स्ट्रॉन्ग स्क्वाड, परमानेंट स्क्वाड तो कभी नहीं बना पाएंगे। हमेशा डावाडोल रहेगा और हमेशा हर स्क्वाड से पहले ऐसा लगेगा अरे हमने इसने 2 साल पहले बड़ा अच्छा किया था, इसको लिया, वाह वाह कांग्रेचुलेशंस, आप टीम में आ गए। तो भाई 2 साल से क्यों नहीं लिया था आपने, अगर वो इतने अच्छे प्लेयर थे तो? ये सबसे बड़ी बात है। अब यार यहाँ पर बात है, अब एक चीज, अब यहाँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब ओवर टू यू है। नामीबिया में पेसर्स और स्पिनर्स का क्या हाल है विकेट टैली में? उसके बाद उस चीज को देखते हुए आप नेपाल की बॉलिंग अटैक को देखें अगर स्क्वाड में, तो आपको क्या नजर आता है? नहीं, जरूर देखिए, पेसर्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ अब तक वाइंडहॉक स्टेडियम में 88 विकेट पेसरों ने निकाले। 88 ओडीआई में बात करें? जी हाँ, ओडीआई में इंटरनेशनल गेम्स में 50 ओवर के इंटरनेशनल गेम में 88 विकेट निकाले पेसर्स ने। वहीं स्पिनर्स ने 48 विकेट निकाले। यानी कि 40 का फर्क है, 40 का फासला है, बहुत बड़ा फर्क है, 40 का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और वहीं पर अब नेपाल की बॉलिंग पर चले तो जो फर्स्ट बॉलिंग लाइनअप है, जो फर्स्ट अटैक है नेपाल का, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, वो इस वक्त वीक है। थोड़ा ब्लिंक नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। ऑफ कलर भी, आप ऑफ कलर भी, धुंधला भी, जैसे कि ठंड में, अब ठंड आ रही है हमारे एशिया में, तो अमूमन लगता है कि जो कोहरा जैसा आ जाता है, धूल सा दिखता है, कुछ दिखता नहीं है साफ। उस तरीके का हाल है अभी जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, जो पेसर्स हैं। सोमपाल कामी को कहें, करण केसी को कहें, गुलशन झा को कहें, नंदन यादव को कहें, दो तो डिसाइड है, तीसरा या चौथा कोई डिसाइड है नहीं, कौन आएगा टीम में, कौन नहीं आएगा। ये चीज बहुत ज्यादा असर करेगी टीम में। ऊपर से तब
जब करण केसी इतने रिदम में नहीं है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े बॉलर हैं, बताने की जरूरत नहीं है कब उनको आना है, कब रिदम में नहीं आना। क्या बताओ, पहले मैच में रिदम में आ जाए। बिल्कुल सही, पर अब बड़े प्लेयर हैं तो इसलिए आप ज्यादा मैच नहीं ले सकते, वो आपको तुरंत ही करना होगा। 2 मैचेस या 3 मैच, 4-5 मैचेस में नहीं, 1-8 मैचेस में आपको करके दिखाना होगा। आप बड़े प्लेयर हैं, आप समझते हैं कहाँ डालूं, क्या करूं, किस मूवमेंट पे डालूं, कहाँ डालूं, किस ओवर में आऊं, कहाँ मुझे हेल्प मिलेगी, ये आपको मालूम होता है। तो इतनी उम्मीद तो रहेगी कि अब हमें थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा यहाँ पर उस पेस अटैक से, जहाँ अर्ली विकेट्स देखने को मिले। नहीं मिलेगा ना तो तीसरा बॉलर खास कुछ नहीं कर पाएगा, दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल, अब आप देखिए 88 विकेट यहाँ पर पेसर्स ने लिए हैं, स्पिनर्स के मुकाबले 40 विकेट ज्यादा है। तो यानी कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि करण और सोमपाल अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाएं। अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाने में टीम कामयाब नहीं होती है, या मान लीजिए करण चलते हैं, सोमपाल कहीं ना कहीं नहीं चल पाते, सोमपाल चलते हैं तो करण नहीं चल पाते, जो कि अभी थोड़े हालिया इसमें ऑफ कलर में जरूर है, पीएम कप में काफी अच्छे फॉर्म में थे, उसके बाद थोड़ा ऑफ कलर जरूर हुए, नहीं चल पाते, तो तीसरा पेसर वो एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग पेसर नहीं है कि जो सामने नामीबिया और स्कॉटलैंड के बैट्समैन को टैकल कर सके। आपको ओपोनेंट को भी रेस्पेक्ट के तौर पर देखना होगा। ये नहीं है कि आप सोचेंगे नहीं हम तो ढेर कर देंगे सबको, ऐसा नहीं है। उनके पास भी अच्छे बैट्समैन हैं, उनके पास भी अच्छे कैलिबर के प्लेयर्स हैं। तो तीसरा पेसर, जब आपके पास कमल एरी एक ऑप्शन थे, किशोर महातो एक ऑप्शन थे, जिनको आप किशोर महातो को आप खिला भी रहे थे और अचानक से बिना किसी जस्टिफिकेशन के वो टीम से बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद कमल एरी की बात करें, कमल एरी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, वो इस टीम में शामिल नहीं है, वो भी तो इंजरी से वापस आए, उनके भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन उनको भी टीम में लिया नहीं गया। तो ये समझ से परे, अब आप अचानक से नंदन यादव को ले आए हैं, चलिए ठीक है, उनको सुनने में आया ऑलराउंडर है, उन्होंने 1-8 साल पहले काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर आप मुझे लगातार क्यों नहीं खिलाया स्क्वाड में? ये मैं उन सबसे पूछ रहा हूँ, पोर्ट सर से पूछ रहा हूँ, डेव वाइटमोर सर से पूछ रहा हूँ, संदीप से पूछ रहा हूँ, ज्ञानेंद्र मल्ला से पूछ रहा हूँ, जो भी उस वक्त लगातार, तो फिर आपने उन्हें उस वक्त साथ क्यों नहीं लिया? और अगर उस वक्त साथ जिन प्लेयर को लिया था तो उनका साथ अब आपने क्यों छोड़ दिया? यानी एक हैबिट बन गई है स्क्वाड को बार बार चेंज करना। हम ये नहीं कह रहे कि ये स्क्वाड जाकर अच्छा नहीं करेगी, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि जनवरी में ये स्क्वाड चेंज नहीं होगी? बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं, इसमें 2-3 प्लेयर बिना मतलब के गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरे पेसर की बात करें, क्या गुलशन और नंदन में से वो उतने इफेक्टिव हो पाएंगे कि इतनी जल्दी, खास करके ओपोनेंट को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमें अगले 16 में से कितने ज्यादा मैचेस जीतते हैं? ये प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने पे चीजें खराब होने के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर आप अपने सामने वाली टीम को देखिए, उनके पास एक चीज और आप समझा रहे थे मुझे, वो आप जरूर समझाएं। आप कह रहे थे कि इससे क्या होगा कि स्पिनर्स को आपको जल्दी लाना होगा, उसका भी एक नुकसान है। वो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं अभी बोलने वाला था कि आप सामने वाले की टीम को भी देखना होगा कि सामने वाली टीम के पास किस तरीके का एक्सपीरियंस है बॉलिंग लाइनअप का। इस चीज को नोट करना होगा कि उनके सामने कितना एक्सपीरियंस है। आप अगर उठा के देखेंगे तो सामने वाली बॉलिंग लाइनअप के पास इस बॉलिंग लाइनअप से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे आप नामीबिया की बात करें, चाहे आप स्कॉटलैंड की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज बहुत ज्यादा इसकी कमी खलेगी कि हमने पूरे साल किसी को खिलाया नहीं, 1-2 जनों को एक साथ रखा नहीं, यूनाइट में नहीं रखा, और जिन्हें रखा वो बाहर बैठे, जिन्हें रखा वो बाहर है। बुलाया था, टीम में भी लेके आए थे, लेकिन बिना वजह के बेफालतू का हमने बाहर निकाल दिया। तो ये चीज जो एकदम से इंक्लूजन करना हर टूर में, ये दिक्कत पैदा करेगी, ये दिक्कत बहुत पैदा करेगी। और अब तो डेंजर जोन में जा रहे हैं, अब तो सारी टीमें डेंजर जोन में घुस रही हैं धीरे धीरे। अब ये सब चीजें करना, चेंज वेंज करना, ये और स्पिनर्स को जल्दी लाना, ये बहुत सारा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि आप स्पिनर्स को जल्दी लाएंगे, विकेट आपको थोड़ा मिलेगा, पर रन्स बनते आपके 220, 25, 30 तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको अर्ली स्टार्ट जल्दी नहीं मिलता, ब्रेक थ्रोज नहीं मिलते, बिना ब्रेक थ्रोज के स्पिनर ऐसा तो नहीं है पहले ओवर में आया और 4 विकेट लेके चला गया। ये एशियन ग्राउंड्स नहीं है, ये आपके ओवरसीज के ग्राउंड है जहां डिफरेंट होगा, स्पिन भी होगा, स्पिनर भी विकेट लेंगे, पर थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको 6-7 ओवर, 5-6 ओवर डालने होंगे, फिर आपको विकेट मिलेगा। लेकिन अर्ली मूवमेंट के लिए आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यानी कि आपके पेसर से ही उम्मीद होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं तीसरा पेसर जो है, अच्छा पेसर जो टीम ने तैयार नहीं किया, और तैयार करते भी कैसे, क्योंकि जब भी लिया जाता है 1 मैच खिलाकर 4 मैचों के लिए बाहर आप कर देते हैं, फिर स्क्वाड से बाहर कर देते हैं, ऐसे तैयारी तो होती नहीं है, कहीं वो कमी ना खले। आप ऑलराउंडर्स को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्यूचर के लिए ठीक है, वो फ्यूचर के विजन के लिए ठीक है, लेकिन अभी आपको ये देखना है कि आपको पास सिर्फ 16 मैचेस हैं, आपको अपना ओडीआई स्टेटस बचाना है। अगर वहां नहीं बचता तो फिर आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। उसके बाद प्लेऑफ सिचुएशन में जर्सी, कनाडा और यूएई वगैरह सारी
सारी यूएसए वगैरह सारी टीमों से फिर से भिड़ंत होगी, जहां पर और ज्यादा प्रेशर टीम के ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं यही है स्क्वाड को लेकर। बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप किस तरह से देख रहे हैं, ओपनिंग अभी भी सॉर्ट आउट है नहीं, लेकिन अर्जुन को लिया गया है, ठीक है, क्योंकि अभी मौका और मिलने चाहिए। बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? बैटिंग लाइनअप तो खैर अच्छी है, ऐसा नहीं है। आप अर्जुन, आसिफ, आरिफ भी है यहाँ, दीपेंद्र, रोहित, तो यहाँ थैंक गॉड आरिफ हैं, प्लेइंग इलेवन में बने रहे, वो देखना है। बस वही होप है कि वो बने भी रहेंगे, उम्मीद रहेगी। और बस ये है कि जो ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं एज ऑलराउंडर्स कि सबको ऑलराउंडर बनाना है, सबको ऑलराउंडर बनाना है, जरूर अच्छी बात है। आप कुछ नया विजन लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अलग कोच का अलग विजन है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे चेंजिंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ ही जा रही है। सेम चल रहा है, जो चेंज चल रहा है वो असर जरूर करेगा। चेंज होना बंद होना होगा, बंद करना पड़ेगा अगर अच्छे रिजल्ट्स और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो। बिल्कुल, तो अगर आप ऑलराउंडर तैयार भी कर रहे हैं तो ठीक है, ये स्क्वाड अगर आप बिल्कुल रखिए। बस यही स्क्वाड हम जनवरी में भी देखना चाहेंगे कि जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, उसके बाद भी है। क्योंकि अगर आप कोई इस तरह की स्क्वाड लेकर चलना चाहते हैं तो फिर शायद आप चेंज नहीं करेंगे, आपको लग रहा होगा हाँ सॉर्ट आउट यही स्क्वाड है। और अगर आप अभी भी लग रहा है नहीं अभी तो हम ट्रायल और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर हो गया 50 ओवर में ऐसे करके चलेगा तो ज्यादा काम बनने वाला है नहीं। पहले कहाँ आप टॉप थ्री की बात करते थे, अब सबकी जुबान पर आ गया है कि टॉप 5 में रहकर ओडीआई स्टेटस बचा लो। तो ये आपको ग्राफ गिरता हुआ नजर क्लियर आना चाहिए कि पहले बात कुछ और होती थी, अब कुछ और हो रही है, तो ये देखने वाली बात जरूर है। तो ये पूरा स्क्वाड एनालिसिस था। आपके साथ आपके माइंड कुछ और है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस यही सोच रहा था। जी हाँ, क्योंकि ये चीज जो कॉन्सेप्ट जो है इसका सर का, जो नए कोच का मनोज सर का, की ऑलराउंडर्स को लाना, ये वाकई में बहुत अच्छा सोच जरूर है। पर दिक्कत सबसे बड़ी यही है, आप दोनों, मैं बस इतना कहूंगा, आप अपने सामने वाली टीम को नजर डालिए और उनके प्लेयर्स को देखिए कि वो एक साथ कब से खेल रहे हैं। बिल्कुल। और आप अपनी टीम में देखिए कि हम एक साथ कब से खेल रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाए। बिल्कुल, आप अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा तो जरूर करिए, लेकिन सामने वाली टीम को अंडर एस्टिमेट किसी भी हाल में मत करिए। सिर्फ एक लाइन में कह देना कि हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वो कैरी करना और अपने सिलेक्शन में वो कैरी करना, वो थोड़ी अलग चीजें हो जाती है। तो प्लीज स्क्वाड को इतना चेंज चॉपिंग करना बंद करिए। अगर यही ऑलराउंडर्स के तरफ आपको लेकर चलना है कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर है। अभी 2 महीने में ओडीआई स्टेटस डिसाइड हो जाएगा कि आपके पास रहेगा नहीं रहेगा। तो इस पे कम से कम इसी स्क्वाड को अगर आपको लगता है तो इसी स्क्वाड को पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप के 16 मैचेस में चलाइए। लेकिन उम्मीद है कि शायद आप जनवरी में वापस से चेंज ना कर दें। फिलहाल इस स्क्वाड एनालिसिस में इतना ही। एनालिसिस पसंद आया, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एशियन क्रिकेट से रिलेटेड इतनी डिटेल्ड डिस्कशंस, वीडियोस और इतनी अपडेट्स, स्टैट्स, न्यूज़ आपको कहीं और YouTube में मिलने ही नहीं वाला। इतना तो आप ही जानते हैं, अब तक तो आप समझ ही गए। तो ये चैनल डेफिनेटली, अगर आप एशियन क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं तो सपोर्ट जरूर करिए, और रियल क्रिकेट के सपोर्टर हैं तो भी आप सपोर्ट जरूर करिए। हमारे एशियन प्लेयर ऑफ द वीक हमने अनाउंस कर दिया है, जाकर एक बार कम्युनिटी टैब में जरूर चेक करिए कि इस हफ्ते का एशियन प्लेयर ऑफ द वीक कौन बने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।